हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा डिकोडेड। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने फर्स्ट सेम बी फार्म के यूनिट 1 का पार्ट 1 कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 1 फर्स्ट सेम का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे अपने वेरियस टॉपिक्स जैसे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीज़न एंड सेल जंक्शंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यूनिट कब ख़त्म होगी, कब हमें कंप्लीट मिलेगी। तो ज़्यादा नहीं, बस इसके बाद एक वीडियो और होगी और उसमें वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट 1 का पार्ट 2। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल। सेल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कुछ तो यहाँ पे हर किसी को पता होगा, क्योंकि सब ने 9th में वो चैप्टर पढ़ा होगा सेल वाला। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सेल क्या होता है। तो अगर बेसिकली बात की जाए, सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट होती है। यानी इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी या लाइफ। और ये हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक भी होता है। जैसे कि एक घर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह पूरी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले एक सेल की ज़रूरत होती है। सेल को हमारा फर्स्टली डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल की, तो सेल हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब ये क्या होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक? तो प्रोकैरियोटिक मतलब ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। पी फॉर प्रो, पी फॉर प्रिमिटिव, यानी कि पुराने सेल्स होते हैं जो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। और यूकैरियोटिक मतलब आप लोग अच्छे से डेवलप्ड हो, तो ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब बात करें हम कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की देख लेते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, और जो इसका साइज़ होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसे कवर करने के लिए कुछ नहीं है, वो बाहर आ सकता है साइटोप्लाज्म के कॉन्ट्रैक्ट में। जो इधर सेल ऑर्गेनेल्स अगर होते भी हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो उन पर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे ही होते हैं। वैसे बहुत सारे नहीं होते हैं क्योंकि वो फुल्ली डेवलप्ड है ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद अगर इसमें बात की जाए तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और जो क्लोरोफिल है वो वेसिकल्स में तो प्रेजेंट होता है लेकिन प्लास्टिड्स में प्रेजेंट नहीं होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो कहाँ कहाँ मिलती हैं हम बात करें तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, इन सब में मिलती हैं। अब अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल की तरफ, तो ये प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो आप ना इजीली डिफ्रेंशिएट भी लिख सकते हो। अब ज़्यादा डेवलप्ड है, साइज़ बड़ा होगा। वो कितनी थी 1 to 10 माइक्रोमीटर, ये कितनी होगी 5 to 100 माइक्रोमीटर हो जाएगा इसका साइज़। उसके बाद इसका न्यूक्लियस जो होगा वो वेल डेवलप्ड होगा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोलाई होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा। उसके बाद इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और सारे ऑर्गेनेल्स जो होंगे उस पर भी मेम्ब्रेन्स होंगे। तो इसकी वजह से कभी भी न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं आता है। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें फुली डेवलप्ड होता है और एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखा था कि हमारा जो डीएनए तो प्रेजेंट होता है लेकिन सिंगल क्रोमोसोम होता है। उसके बाद यूकैरियोटिक की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल हमेशा सेल के अंदर होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स। जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है वो हाईली इवॉल्व प्लांट में, यानी कि जो फुल्ली डेवलप्ड प्लांट है उसमें देखने को मिलते हैं, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में भी। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स की। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं जो अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं।
तो हम उन ऑर्गेनेलीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन। पहला हम देखें सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं इसे। तो ये क्या होता है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, बनी किसकी होती है, बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होंगी। उसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों से ये मिलके बनी होती है। इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो सेल सिग्नल और रिकॉग्निशन में मेन रोल प्ले करता है। प्रोटेक्शन, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब कैसे, जिन चीज़ों की सेल के अंदर ज़रूरत है उनकी परमिएबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो चीज़ों को सेल से बाहर जाना है उसे प्रोवाइड करेगा उसका एक्सक्रीशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ आने दे रहा है या सब कुछ जाने दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। देन हम देखें साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस से लेके मेम्ब्रेन तक के बीच में रहता है। क्योंकि न्यूक्लियस किसके अंदर सराउंडेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके अंदर अलग फ्लूइड रहता है यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ये न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं, एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन होता है, पहला तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, दूसरा ये एक मीडियम की तरह करता है जो भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं उसके लिए। देन हम बात करें एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज की, तो वो होता है न्यूक्लियस, जिसे हम कंट्रोल सेंटर या कंट्रोल रूम बोल सकते हैं। अब कंट्रोल सेंटर मतलब यहाँ से कुछ तो कंट्रोल हो रहा है। अब क्या कंट्रोल हो रहा है, तो इसके फंक्शन में देख लेते हैं। हमारी ना सारी बेसिकली जो वो होती हैं सेल की एक्टिविटीज़, उन्हें कंट्रोल करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, मतलब डीएनए को स्टोर करता है। देन प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। अब हम और भी चीज़ें न्यूक्लियस के बारे में देखें, तो ये जो होता है न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसमें कि पोर्स होते हैं, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे डीएनए और आरएनए। अगर अब हम बात करें अपने और सेल ऑर्गेनेलीज की, तो आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये तो नॉन बायो स्टूडेंट्स ने भी सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो पावर हाउस क्यों है भाई, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमें लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी की नीड होती है। अब ये क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये नेटवर्क होता है मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का, जिसमें सिस्टर्नी होती हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियर एनवलप के साथ कंटिन्यूएशन में रहता है। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो 2 टाइप होते हैं। पहला तो राइबोसोम अटैच हो जिसकी सरफेस पे, अब किसी की सरफेस है उस पर कुछ अटैच है तो वो कैसी हो जाएगी, सरफेस रफ हो जाएगी। तो एक टाइप होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जिस पर कुछ भी अटैच नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, तो वो हो जाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात कर लें इसके फंक्शंस की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस होते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर क्या है, हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन शेफ। तो वो क्या जनरेट करेंगे, हमारे किस चीज़ की सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन की, तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। देन हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स और स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है, प्लस वो डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं ड्रग्स और टॉक्सिन्स का, और जो हमारे कैल्शियम आयंस होते हैं उन्हें स्टोर करती हैं, रेगुलेट करती हैं, प्रोवाइड करती हैं इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, जो हमारे सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उसे प्रोवाइड करती है हमारी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स हमारे होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, जो ये मेन साइट होते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के, इसलिए तो हमने इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री बोला। और लास्ट पॉइंट यही है, इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं सेल की। हम देखें अपना नेक्स्ट ऑर्गेनेली, तो वो होता है गोल्जी अपरेटस, जिसे ना हम एक तरीके से पोस्ट ऑफिस बोल सकते हैं,
या फिर कह लो कि पैकेजिंग यूनिट, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है कि चीज़ को पैक किया और ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो इसमें भी सेम काम होता है कि जो हमारी प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं उन्हें पैक करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द प्लेसेस वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। बात करें हम लाइसोसोम्स की, तो वो होते हैं सुसाइडल बैग्स बोलते हैं हम उन्हें सेल के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे ये क्या करते हैं, हमारे वेस्ट और जितने भी ख़राब सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। कैसे डाइजेस्ट कर, या फिर क्या बोलते हैं हम इन्हें, ये भी बोल सकते हो कि आप ये क्लीन अप के लिए काम आते हैं, क्योंकि हमारी देखो वेस्ट है, जो हमारी डेड सेल्स हैं, ओल्ड सेल्स हैं, या फिर कुछ भी वेस्ट है उसे क्लीन करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद पेरोक्सिसोम्स, ये क्या करते हैं, हमारे हार्मफुल केमिकल को डिटॉक्सीफाई करते हैं हमारी सेल से। जो भी हमारे सेल के अंदर हार्मफुल केमिकल होते हैं उसे डिटॉक्सीफाई करने के लिए कौन काम आते हैं, पेरोक्सिसोम्स। देन हम देखें सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स को, तो ये सेल डिवीज़न में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अभी हम डिटेल में जब सेल डिवीज़न देखेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। देन हम देखें एक मेन चीज़ साइटोस्केलेटन को। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन आप सब जानते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली फ्रेमवर्क होता है। ये बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो कि मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, स्टेबिलिटी और शेप प्रोवाइड करते हैं एक सेल को, ठीक है। इसे हम फ्रेमवर्क कह सकते हैं हमारी सेल का। अगर हम देखें कुछ ऐसे फीचर्स को जो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, एनिमल सेल के अंदर नहीं होते, ऐसे क्या क्या ऑर्गेनेल हो सकते हैं, तो हम देखें उन्हें। तो हमारा सेल वॉल, हमारा प्लांट एनिमल सेल जो होता है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होता। अब सेल वॉल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जो कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, वैसे यहाँ पर सेल वॉल होता है। उसके बाद बात करें हम क्लोरोप्लास्ट की, तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। क्यों इस पर एक डबल कवरिंग होती है, बेसिकली आप ये कह सकते हो, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में। क्यों? क्योंकि लाइट को, जो हमारी लाइट एनर्जी होती है उसे केमिकल एनर्जी या हम कह रहे हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो कि क्या होता है, हमारे प्लांट्स के लिए फूड होता है एक तरीके से। उसके बाद हम बात करें वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स ऐसे स्पेसेस होते हैं, ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें वाटर न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहते हैं प्लांट के अंदर। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का, जिसमें कि सारे पार्ट्स मार्क्ड हैं, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में है, साइटोस्केलेटन, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरोक्सिसोम्स। इसी तरीके से आप भी पूरा डायग्राम देख सकते हैं। अब हम अगर कॉमन में बात कर लें कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं सेल के, तो भाई जो उनके ऑर्गेनेल्स के फंक्शन हैं वही सेल के भी तो फंक्शन होंगे। तो अगर हम उन सब में से भी लिखते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा था, साइटोस्केलेटन कर रहा था। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा था, प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रही थी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। उसके बाद हमारा ग्रोथ में, रिपेयर में, रिप्रोडक्शन में और होमियोस्टेसिस मेंटेन करने में भी एक रोल को प्ले करता है हमारा सेल। अगर हम देखें अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक, तो वो हो जाता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। यानी कि हमारी सेल के बाहर कोई चीज़ अगर निकालनी है, हमें कोई चीज़ सेल के बाहर मूव करानी है, कोई चीज़ हमें अंदर चाहिए सेल के बाहर से, तो वो कैसे होगा ट्रांसपोर्ट, वो हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब वो कंट्रोल कर सकती है कि उसके अंदर क्या आएगा या बाहर क्या जाएगा, इस चीज़ को वो कंट्रोल कर सकती है।
ठीक है। और अगर हम बात करें इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप का होता है ये ट्रांसपोर्ट, तो ये दो टाइप का होता है। पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, यानी जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है अमाउंट की, वहाँ से जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर जाएंगे। अब वहाँ तक कैसे जाएंगे भाई, देखो ज़्यादा से कम तक तो आ जाता है बिना एनर्जी के, ठीक है। लाइक आप ऐसे मानो कि आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ से थोड़ी सी ढलान है, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर हो तो उधर से आप बिना एनर्जी यूज़ किया जाओगे, मतलब आप जिधर थे उधर से आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ी टू कम एट द लोअर प्लेस। लेकिन अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है, या जैसे स्टेयर्स को चढ़ना है या उतरना है, तो आपने देखा होगा आप उतरने में इतना नहीं थकते हो जितना आप चढ़ने में थक जाते हो, ठीक है। तो वही केस है यहाँ पे भी, एनर्जी को यूज़ करेगा और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब आप स्टेयर्स को चढ़ रहे होते हो तब आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, आप एक्टिव होते हो, आप थक जाते हो, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन आप उतर जब रहे होते हो स्टेयर से तो आप इतना नहीं थकते हो, ठीक है। उसके बाद देखें हम एनर्जी जो होती है हमारी कैसे आई, एनर्जी जो हमारी एटीपी होती है उसके ब्रेकडाउन से आती है एनर्जी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी फर्दर देखा जाए तो वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इधर जो एटीपी होती है वो डायरेक्टली यूज़ होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। और इसके लिए हमें कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या होता है 40% जो सेल की टोटल एनर्जी यूज़ होती है वो तो इसी में यूज़ हो जाती है, इसी में ख़त्म हो जाती है। 40% ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ सेल में जितनी एनर्जी थी उसकी 40% सिर्फ हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो जाती है। अब इसका एक एग्जांपल काफ़ी फेमस सा है, सोडियम पोटेशियम पंप जो हमारी सेल के अंदर होता है। तो ये सिर्फ अभी आप नाम याद रख लो, सोडियम पोटेशियम पंप, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तो ये हम तब डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं अपना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो एटीपी होती है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, उसकी बजाय जो हमारी एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से आती है। जो हमने देखा था ग्रेडियंट, ये तो आपको सुना सुना लग रहा होगा वर्ड, जो अभी हमने देखा था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, मतलब एक साइड फॉर द हाईएस्ट एंड एक साइड फॉर द लोएस्ट कंसंट्रेशन वी गो, देन ये क्रिएट हो जाता है। किसकी वजह से क्रिएट हो जाता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, तो ये खुद प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके भी हम दो सब टाइप्स देख लेते हैं, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। अब सिम्पोर्टर क्या होता है, जिसमें दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेम ऐसे करके याद रख लो, सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। अब एंटी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक से उल्टा, जैसे क्लॉक चलती है हमारे उसका उल्टा, यानी कि जो हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रांसपोर्ट हों, दैट इज़ एंटीपोर्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो वो होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिधर हमारा सब्सटेंस जो होता है ना बिना एनर्जी के मूव कर जाता है। क्यों, क्योंकि वो ना हमारा डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने क्या बताया था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अब आप स्टेयर से नीचे उतर रहे हो तो आप इतना नहीं थकोगे, ठीक है, दैट इज़ डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये भी फर्दर ना अपने अंदर ना 3 टाइप्स का है। जो हमारे टाइप्स हैं पैसिव डिफ्यूज़न के, वो हो जाएंगे हमारे सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड देन लास्ट ऑस्मोसिस। तो हम देखते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। इधर क्या होता है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो होता है ट्रांसपोर्ट हो जाता है अपनी चीज़ों का डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एनर्जी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एनर्जी की। और अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की अगर हम बात करें, जिसे हम कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूज़न भी कहते हैं, मतलब इसमें हमारे कैरियर प्रोटीन्स यूज़ होते हैं,
ये कब होता है? जब हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना होता है जो कि मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं हो सकते, तब हमारे कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू वो पास होते हैं। लेकिन फिर भी हमारी इसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती, इसीलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। देख लें हम अपनी ऑस्मोसिस के बारे में, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न होता है। लेकिन होता किसके लिए? ये सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। इसमें वाटर मूव करता है कहाँ से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है। मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, उसके अक्रॉस ही मूव करेगा, जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को, सर्टेन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है उससे पास होने के लिए। ठीक है, वाटर मूव्स। अब वाटर कैसे मूव करेगा इधर? क्योंकि एनर्जी तो हमारी लग नहीं रही है, तो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा। एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट द ब्लड सेल। हमारे जो ब्लड सेल होते हैं उनके जब वाटर उनके अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज ऑस्मोसिस। अब आप ये डायग्राम से भी देख सकते हो, जो हमारे पैसिव डिफ्यूज़न है उसमें दे रखा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूज़न दे रखा है जो कि ऑस्मोसिस बताया आपको। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न इसमें दिखा रखा है कैसे कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट हो रखा है, और सिंपल डिफ्यूज़न में तो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाता है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दिखाया गया है कैसे एनर्जी यूज़ करके ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो आप ये पिक्चर से भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सेल डिवीज़न। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान से देखना। तो सेल डिवीज़न क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिससे पेरेंट सेल जो होते हैं दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इससे सेल का ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है। क्योंकि अगर कोई सेल ओल्ड हो गई, डैमेज हो गई, तो वो रिप्लेस होगी, नई सेल आएंगी, देन दैट सेल विल रिप्लेस दैट। क्यों? जैसे कि अब हमारी आरबीसीज़ होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो एक बार डैमेज हो गई, वो सीधा डेड हो जाती हैं, उनका कोई रिपेयर नहीं होता है, तो वो सीधा रिप्लेस की जाती हैं। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट हो गई हमारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, रिप्लेसमेंट करती है हमारी ओल्ड सेल्स का भी, हमने बताया डैमेज सेल का रिप्लेसमेंट करती है। इससे हम सेल डिवीज़न को और भी काफ़ी सारे नाम से आ सकती है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती है, जैसे सेल रिप्रोडक्शन के बारे में बताओ या सेल मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताओ। ऑल इज़ अबाउट द सेल डिवीज़न। अब जो सेल डिवीज़न होता है हमारा, एक सेल को डिवाइड होने में पूरे 24 आवर्स के करीब टाइम लग जाता है। उसके बाद हमारी डॉटर सेल्स बनती हैं। तो सेल डिवीज़न जो होता है, मेनली दो टाइप के सेल डिवीज़न्स होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। जो माइटोसिस होता है हम उसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, और जो मियोसिस होता है हम उसे बोलते हैं रिडक्शन डिवीज़न। तो सेल साइकिल क्या होता है? जो हमारा सेल डिवीज़न होता है, मतलब जब हमारी पेरेंट सेल डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है, उससे पहले हमारी जो सेल होती है वो सेल साइकिल के थ्रू जाती है, सेल साइकिल परफॉर्म करती है। अब क्या होता है ये सेल साइकिल? तो सेल साइकिल को बेसिकली हम बोलते हैं लाइफ साइकिल हो सकती है सेल की। क्यों लाइफ साइकिल क्यों बोल दिया हमने? क्योंकि ये उन इवेंट्स की सीरीज़ है जो कि सेल जब से बनी, यानी जब से उस सेल का फॉर्मेशन हुआ उससे लेके डिवीज़न तक जितने इवेंट्स हुए, ये उन सारे इवेंट्स की सीरीज़ होती है, और इसी को हम सेल साइकिल बोल देते हैं। और इसके बाद हमारी जो सेल होगी वो डॉटर सेल्स को राइज देगी, दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स। अब इसमें मेजरली हम देखें तो होते हैं दो स्टेजेस, पहला होता है इंटरफेज़ और दूसरा होता है एम फेज़। ठीक है, अब इंटरफेज़ एम फेज़ क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। लेकिन पहले हम उससे देख लेते हैं कि सेल डिवीज़न हम कर रहे हैं, सेल को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जब से वो बनी है वो लगी पड़ी है, जब तक उसकी सेल का डिवीज़न नहीं हो रहा, तो क्यों लगी पड़ी है, इतनी क्या ज़रूरत है, वो भी तो देख लेते हैं हम। तो उसकी ज़रूरत है इसीलिए क्योंकि उसकी ग्रोथ हो सके, सेल की डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए वो लगी पड़ी, गैमीट का फॉर्मेशन हो सके। क्योंकि हमारे दो टाइप के सेल डिवीज़न थे, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस में हमारा जो होता है वो गैमीट फॉर्मेशन हो सकता है, होता है, तो हमारी गैमीट की फॉर्मेशन हो सके इसीलिए हमारा सेल डिवीज़न ज़रूरी है। दूसरा, अगर हमारी सेल डैमेज हो गई, ठीक है, अब
डैमेज हो गई, डेड हो गई। अब अगर सेल डिवीज़न नहीं हो रहा तो क्या होगा, धीरे धीरे सेल डेड होंगी, सेल से टिश्यू डेड हो जाएगा पूरा, टिश्यू से ऑर्गन, और धीरे धीरे ऐसी करके हमारी पूरी बॉडी डेड हो जाएगी। इसीलिए सेल डिवीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हमने देख लिया सेल साइकिल क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्या होती है। अब हम बात करते हैं, जो हमने सेल साइकिल के अंदर 2 स्टेज देखे थे उन्हें भी तो समझना है, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला होता है इंटरफ़ेज़, मतलब हमें इसमें क्या करना है, तैयारी करनी है भाई डिवीज़न की तैयारी करेंगे हम, इसमें जीत की नहीं, डिवीज़न की तैयारी करेंगे। अब ये क्या होता है, हमारा लॉन्गेस्ट फेज़ होता है, ये ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द टाइम ले लेता है हमारा सेल डिवीज़न का। मतलब सेल डिवीज़न हमारा कितना घंटे का था, 24 आवर्स का। अब उसमें से 90 to 95% टाइम तो अकेला चला जाता है इंटरफेज़ में ही, तैयारी करने में ही। क्योंकि क्या होता है भाई, एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे होते हैं, हम अभी जैसे फार्मेसी हम कर रहे हैं, हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। वैसे आप तो अब एग्ज़ाम की तैयारी करते हो एग्ज़ाम से एक दिन पहले, लेकिन अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो लोग सालों पहले से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। लेकिन मतलब तैयारी वो इतने टाइम पहले से करते हैं, लेकिन रियल एग्ज़ाम कितने टाइम का होता है, मैक्सिमम 3 आवर्स। तो उसी तरीके से इंटरफेज़ हमारा लॉन्गेस्ट फेज़ हो जाता है, जिसमें 90 to 95% ऑफ द टाइम लग जाता है हमारा सेल के डिवीज़न में का। अब इंटरफेज़ के भी ना फर्दर इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला G1, दूसरा S फेज़ एंड थर्ड इज़ G2 फेज़। अब ये क्या है, G1 G2 S क्या है ये भी देख लेते हैं हम। G1 फेज़ यानी कि गैप 1 फेज़, इसमें क्या होता है, सेल का साइज़ ग्रो हो जाता है, जो हमारे ऑर्गेनेलीज़ हैं वो डिप्लिकेट हो जाते हैं। किसके लिए, सेल के डिप्लिकेशन के लिए, क्योंकि 2 सेल बनेंगे, इसीलिए वो हमारे सेल के ऑर्गेनेलीज़ डिप्लिकेट हो जाते हैं। जो हमारे प्रोटीन हैं, आरएनए हैं, एंजाइम हैं, जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। और कितना टाइम लगता है इसे ख़त्म होने में, 8 से 10 घंटे लगते हैं इसे ख़त्म होने में। अब हम देखें अपना जो होता है हमारा एस फेज़, एस मीन्स सिंथेसिस, एस फॉर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होने लगता है, क्रोमोसोम डिप्लिकेट होने लगते हैं, और जो सारे क्रोमोसोम हैं अब उनके पास 2-2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं जो कि आपस में जॉइंड है थ्रू द सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये 8 घंटे में ख़त्म हो जाता है, यानी कि 8 से 10 घंटे हमारे G1 फेज़ को लग रहे थे और 8 घंटे हमारे एस फेज़ को लगेंगे। G2 फेज़, गैप 2 फेज़ की बात की जाए तो अब हमारे इंटरफेज़ में क्या हो रहा है भाई, तैयारी हो रही है किसके लिए, डिवीज़न के लिए। तो इसमें हमारा जो माइटोसिस के लिए तैयार होने लगेगी सेल, कैसे तैयार होने लगेगी, स्पिंडल फाइबर्स बनने लगेंगे, जो एटीपी है वो स्टोर होने लगेगी। सेल हमारी चेक करती रहेगी कहीं डीएनए में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, कहीं एरर तो नहीं हो जाएगा। और ये चेक वैक करके सब कुछ काम करके अपनी तैयारी करके वो कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा, G2 फेज़ हो जाएगा 4 से 6 घंटे में ख़त्म। उसके बाद हमारी सेल तैयार है नेक्स्ट फेज़, M फेज़ के लिए। अब M फेज़ क्या होता है, ये तो भैया फाइनल फेज़ होता है सेल डिवीज़न का, इसमें तो डिवीज़न हो ही जाएगा। अब M फेज़ 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। पहले हम देख लेते हैं अपने माइटोसिस को। माइटोसिस क्या होता है हमारा, या तो हम इसे बोल रहे सोमेटिक डिवीज़न हो गया, या फिर इक्वेशनल डिवीज़न भी कह सकते हैं। इसके 2 और नाम है, सोमेटिक डिवीज़न और इक्वेशनल डिवीज़न। अगर एग्ज़ाम में इन दोनों नाम से भी आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम माइटोसिस ही है। अब माइटोसिस में होता क्या है, जो एक सेल होती है यानी कि हम उसे बोलते हैं हमारे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, वो डिवाइड हो जाती है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं होता, कोई वेरिएशन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, ये पूरी बॉडी में हो सकती है, बस न्यूरॉन में नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूरॉन जो होते हैं हमारे वो जो हमारे होते हैं रेप्लिकेट नहीं हो सकते हैं, इसलिए न्यूरॉन में नहीं होती है, और जर्म सेल में भी नहीं होती है। अब इसमें भी 2 स्टेजेस होती हैं, पहली होती है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस की काइनेसिस यानी न्यूक्लियस का जनरेशन, काइनेसिस मतलब डिवीज़न यानी न्यूक्लियस का डिवीज़न। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन, यानी कि साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन या फिर डिवीज़न।
कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीज़न, जो कि हमने देखा था अभी। अब कैरियोकाइनेसिस में भी खुद में 4 फेज़ होते हैं, जो कि होता है प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो PMAT, यानी कि PM एट, आप कुछ भी याद कर सकते हो, PM एट आगरा या फिर जहाँ भी आप रहते हो ऐसे करके याद रख सकते हो। उसके बाद हम इसमें पहला फेज़ देखें, प्रोफेज़। तो बड़ा प्रो है ये फेज़। इसमें क्या होता है, हमारे क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं और विजिबल क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाते हैं। और दोनों जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच रहती हैं। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की साइड मूव कर जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने लगते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब सेल का डिवीज़न होने वाला है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाता है। नेक्स्ट फेज़ आ जाता है हमारा मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे आके सेंटर पे लाइन अप हो जाते हैं, लाइन बना लेते हैं सेंटर पे आके, जिसे हम मेटाफेज़ प्लेट बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा हर एक क्रोमोसोम होता है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है सेंट्रोमियर से। और जो बेस्ट ये जो होती है हमारे, अगर हमें क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी है, जेनेटिक स्टडी करनी है, तो हमारा बेस्ट स्टेज होती है हमारी कि मेटाफेज स्टेज में करें। क्यों? क्योंकि इसके सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेंटर पर लाइन अप होते हैं, तो हमें इजी रहता है। उसके बाद हम देखें एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो स्प्लिट होने लगते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाती हैं और अपोजिट पोल्स की साइड चली जाती हैं। और उसके बाद ये एक और पॉइंट आ जाता है इसमें कि एनाफेज जो होता है वो शॉर्टेस्ट फेज हो जाता है, मतलब सबसे कम टाइम में ख़त्म हो जाता है ये एनाफेज। उसके बाद लास्ट फेज जो आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट कोइल पर चले गए, क्योंकि हमारे वो तो एनाफेज में चले गए थे, और अनकॉइल हो जाते हैं क्रोमेटिन में। क्रोमेटिड्स अनकॉइल होके क्रोमेटिन फॉर्म कर लेते हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो दोबारा बनने लगता है। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं और उसके बाद हमारा न्यूक्लियस का जो होता है डिवीज़न हो जाता है और नेक्स्ट फेज हमारा साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। अब देखें हम साइटोकाइनेसिस की, तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है व्हेन द कैरियोकाइनेसिस एंड्स। कैरियोकाइनेसिस एंड हो गई, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब बारी है कि भाई साइटोप्लाज्म भी फाइनल डिवाइड हो जाए और डॉटर सेल्स बन जाए। तो लास्ट स्टेज होती है ये और हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप ये एक बार डायग्राम से भी देख सकते हो, जैसे इंटरफेज के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फाइनली 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ सेल डिवीज़न की, दैट इज़ मियोसिस। मियोसिस को हम रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न या फिर रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। ये एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीज़न होती है जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड गमीट बनते हैं। अब गैमीट क्या होते हैं? गैमीट मतलब स्पर्म या एग सेल्स। अब ये जो हर एक सेल्स होते हैं जेनेटिकली अलग होते हैं, इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आता है, ठीक है। अब जो मियोसिस होती है वो 2 स्टेजेस में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट है उसे ही हम रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं, जिसमें कि फर्दर 4 स्टेज होते हैं, जैसे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। और ये फर्स्ट जो होती है फर्स्ट डिवीज़न होती है जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं मियोसिस फर्स्ट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं मियोसिस फर्स्ट के स्टेजेस की। तो पहले आता है सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट। इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं विजिबल हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं, मतलब पेयर्स में आ जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं। क्रॉसिंग ओवर होती है
मतलब जेनेटिकल मटेरियल जो होता है वो एक्सचेंज होता है और इससे वेरिएशन भी आ जाता है। क्रॉसिंग ओवर से ही वेरिएशन आता है। जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। और अगर इसके बाद जैसे मेटाफेज फर्स्ट शुरू हो जाता है उसकी बात करें तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के सेंटर में लाइन अप हो जाते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम सेल के सेंटर में लाइन अप हो जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रोसोम से अटैच हो जाते हैं इन क्रोमोसोम्स के। मतलब जो क्रोमोसोम्स लाइन अप हुए सेंटर में, स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं वो सेंट्रोसोम से अटैच हो जाएंगे। मतलब उन्हीं क्रोमोसोम्स के स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से अटैच हो जाएंगे। अब नेक्स्ट फेज जो कि हमारा आता है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होकर अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं और जो हमारे ये पोल्स पे चले जाते हैं। देन उसके बाद जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो इधर सेपरेट नहीं होते हैं, वो होता है हमारा मियोसिस सेकंड में। देन उसके बाद हम देखते हैं अपना टीलोफेज फर्स्ट। तो टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो हमारी सेल डिवाइड हो जाती है और डॉटर सेल्स जो होती है वो हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं। मतलब हमारी सेल डिवाइड हो चुकी है और उससे हैप्लॉइड सेल हमारी बन चुकी है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेज मियोसिस का, तो वो होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड बेसिकली माइटोसिस जैसा होता है। मियोसिस फर्स्ट के बाद हर सेल मियोसिस सेकंड से गुजरती है। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स वो अलग होकर 4 हैप्लॉइड सेल बन जाती है। मतलब जो अभी तक इस स्टेज में टीलोफेज फर्स्ट तक जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो अलग होकर 4 हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं और सब जेनेटिक मटेरियल सबके डिफरेंट होते हैं, यानी कि वेरिएशन सब में होते हैं। तो फाइनल आउटकम में क्या होता है, जो एक सेल थी उससे 4 हैप्लॉइड सेल हमारे बन जाते हैं, जिसके हर एक के पास जो होता है हाफ क्रोमोसोम होता है। इसमें भी हम बात करें तो 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज और मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड एंड प्रोफेज सेकंड। तो प्रोफेज सेकंड, इसमें क्या होता है हमारा प्रोफेज सेकंड में, जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप होता है वो दोबारा से गायब होने लग जाता है। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो न्यू स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने लगते हैं और फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है मेटाफेज सेकंड। यानी कि जो प्रोफेज सेकंड था उसमें क्या हुआ, सिर्फ न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर हुआ और क्रोमोसोम्स ने नए स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। मेटाफेज सेकंड में जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अभी तक अलाइन थे वो सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं अपने। होता है एनाफेज सेकंड, जिसमें जो हमारे सेंट्रोमियर्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं उधर सेपरेट हो जाती हैं और वो अपोजिट पोल्स की साइड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमारा ये फेज़ ख़त्म होके आता है लास्ट फेज़ मियोसिस का, जो कि होता है टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो रिफॉर्म होने लगता है और साइटोकाइनेसिस हो जाती है। मतलब जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो डिवीज़न हो जाता है उसका और 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था मियोसिस में सारे सेल्स जो होते हैं जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है। बाकी जो इसका फाइनल आउटकम होता है मियोसिस का वो हमें पता ही है। एक जो पेरेंट सेल होती है उससे 4 हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं और सारे गैमीट्स के पास हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है। मतलब कि अगर 2n था तो उसका हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है, क्योंकि 4 बने हैं हमारे पास। देन ये जो गैमीट्स होते हैं जैसे स्पर्म और एग, ये फ्यूज़ होते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसके बाद हमारा एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है। बाकी उसके बाद आप ये डायग्राम से भी समझ सकते हो, मियोसिस सेकेंड और मियोसिस फर्स्ट दोनों का डायग्राम दे रखा है जिसमें सारे फेजेस बता रखे हैं, इंटरफेस से लेके साइटोकाइनेसिस तक। तो आप इससे भी समझ सकते हो। अब हम देख लेते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक, सेल जंक्शन।
तो सेल जंक्शन क्या होता है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो सेल जंक्शन वो स्ट्रक्चर होते हैं जब दो सेल या सेल और मैट्रिक्स कनेक्ट होते हैं। ये मेनली एपिथेलियल टिश्यू, जो इंटेस्टाइन लाइनिंग, स्किन में पाए जाते हैं, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज़ वगैरह में होते हैं। इनका मेन रोल क्या होता है? कम्युनिकेशन, एडेशन या फिर ट्रांसपोर्ट का। टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस की, तो जो हमारे सेल जंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो वही हम देखेंगे। जिसमें फर्स्ट टाइप आ जाता है टाइट जंक्शन, जिसे जोनुला ऑक्लूडेंस बोलते हैं। ये जंक्शन सेल को बहुत टाइटली सील कर देते हैं, और इनके अगर काम की बात की जाए, इनके फंक्शंस की बात की जाए, तो सेल के बीच मॉलिक्यूल्स का लीकेज रोक देते हैं, मतलब एक बैरियर बना देते हैं। लीकेज रुक गया मतलब एक बैरियर बन गया ना। और सेल की पोलैरिटी मेंटेन करते हैं। अब सेल की पोलैरिटी का मतलब समझ नहीं आया ना, तो एपिकल, इधर लिखा हुआ है एपिकल और बेसल को सेपरेट करते हैं। मतलब एपिकल मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट को सेपरेट रखते हैं। इस तरीके से पोलैरिटी मेंटेन करते हैं। और इसके एग्जांपल देखे जाएँ तो इंटेस्टाइन लाइनिंग या ब्लड ब्रेन बैरियर। उसके बाद आ जाता है एड्रेंस जंक्शंस, जिसे हम बोलते हैं जोनुला एड्रेंस। ये जंक्शन बेल्ट लाइक शेप में होते हैं, जो कि पूरे सेल को घेर लेते हैं। अब इसका अगर कनेक्शन की बात की जाए, तो एक सेल के अब ये कैसे कनेक्ट करते हैं? एक सेल के एक्टिन फिलामेंट को दूसरे सेल के कैडरन प्रोटीन के थ्रू जोड़ते हैं, ठीक है। और इसके अगर फंक्शन की बात की जाए, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को, सेल्स को मजबूत, जिससे वो सेल्स जो होते हैं वो मजबूती से जुड़े रहें। मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा तभी तो सेल्स आपस में एक साथ यूनाइट रहेंगे। उसके बाद टिश्यू की इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। अभी हम देखें अपना सेल जंक्शन का नेक्स्ट टाइप, तो वो है डेस्मोसोम्स, जिसे हम मैक्यूला एड्रेंस भी बोलते हैं। ये जो जंक्शंस होते हैं ये बटन शेप्ड, या हम कह सकते हैं स्पॉट लाइक होते हैं, और ये एडजेसेंट सेल्स को के इंटरमीडिएट फिलामेंट मतलब केराटिन को आपस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। इनके फंक्शंस की बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग एडेशन प्रोवाइड कराते हैं बिटवीन द केराटिन्स ऑफ सेल। देन मैकेनिकल जो स्ट्रेस होता है सेल को, उसे रेजिस्ट करते हैं। जैसे कैसे? मतलब अगर थोड़ा बहुत प्रेशर है या खिंचाव हो रहा है, तो उस टाइम पे सेल्स को अलग नहीं होने देते हैं। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी स्किन की एपिडर्मिस में, कार्डियक मसल्स में। उसके बाद हम अगर अपना नेक्स्ट टाइप देखें तो वो हो जाता है हेमीडेस्मोसोम्स। ये डेस्मोसोम्स जैसे ही होते हैं, लेकिन ये एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट नहीं करते, जबकि एक सेल को इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं? तो सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट को बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच करते हैं ये, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारी एपिथेलियल सेल्स में, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी अटैच रहते हैं। देन हमारा लास्ट टाइप जो सेल जंक्शन है वो हो जाता है गैप जंक्शन, जिसे हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहते हैं। ये जंक्शन चैनल की तरह होते हैं जो कनेक्शन प्रोटीन से बने होते हैं। और ये काम कैसे करते हैं? हम इनके फंक्शंस देखें तो ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं आयंस का, न्यूट्रिएंट्स का और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एक सेल से दूसरे सेल में। और सेल सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिकल कपलिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखें हम ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एक सिंक में होता है। देन न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो अब आप नेक्स्ट ये डायग्राम भी देख सकते हो, जिसमें कि टाइट जंक्शन, एड्रेंस जंक्शन, डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन, हेमीडेस्मोसोम्स, सारा कुछ दिखा रखा है आपको, आप इसे भी देख सकते हैं। सो यही था हमारा आज का लेक्चर। Thanks for watching guys. If you like the video, then like, comment, share and subscribe our YouTube channel for more such content. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो you can ask us in the comment section.